हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा पेपर विज्ञान का, जो आपके 100 नंबर का होगा, 3.25 घंटे का समय मिलेगा उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। जितने भी आपके साइंस के चैप्टर, उन सभी के हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपके इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हिंदी के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारे करवाए जा चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मैथ्स, आपके जितने भी सब्जेक्ट उन सभी के पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर तो आपके जितने रेफरेंस है, जितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, सारा कंप्लीट करवाया। ग्रामर के सारे टॉपिक सारे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। साइंस का एक मॉडल पेपर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं और यहाँ से शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने वाली विधि, मतलब दो अघुलनशील द्रव कैसे हैं, घुल नहीं रहे हैं, तो कौन सी विधि काम आएगी। ऊर्ध्वपातन नहीं, क्रोमेटोग्राफी नहीं, पृथक्करण कीप द्वारा। बिल्कुल, कीप पृथक्करण विधि जो है अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी रंग अलग करने के काम आती है। ऊर्ध्वपातन आप जानते हो, ऊर्ध्वपातन के अंदर एक ठोस पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और अपकेंद्रण विधि से दूध से अपने मक्खन अलग करने की प्रक्रिया काम आती है, ठीक है ना। अगला पूछा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपने विलयन, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निलंबन असमांगी जो मिश्रण होता है उसका होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे पहले जो चैप्टर किए हैं उन चैप्टर को एक बार अच्छे से देख लें ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे परमाणु सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है ना। क्या नाम था, जॉन डाल्टन। अगला है कि मोल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो मोल शब्द जो दिया वो दिया था अपने ओस्टवॉल्ट ने, ठीक है ना, ओस्टवॉल्ड ने, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं। आप जानते हैं ये जो अपना परमाणु है इसके अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। जब इनके योग मतलब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उनको क्या कहेंगे। ऑप्शन है परमाणु क्रमांक कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, या संयोजकता। तो करेक्ट आंसर होगा, इसको आप भले परमाणु संख्या बोलो या द्रव्यमान संख्या बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। परमाणु क्रमांक नहीं होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान बोलेंगे यहाँ पे, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, या द्रव्यमान संख्या। अगला देखिए, अगला है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल का सूत्र होगा। गुरुत्वीय बल का सूत्र कौन सा होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन ए, जिसमें F बराबर G m1m2/d²। ये क्या है, नीचे d² ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऊपर G है, m1 जो पहली वस्तु का द्रव्यमान, ये दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है ना। ये होता है अपने फोर्स यानी बल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, m द्रव्यमान की वस्तु के भार का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है। अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की है तो उसका मान किसके बराबर होगा, आप कहोगे उसका मान होगा mg के बराबर, क्योंकि ये भार और उसका गुणा करेंगे गुरुत्वाकर्षण मतलब त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण से, mg के बराबर, ठीक है ना। अगला देखिए, डेंगू बुखार का रोगजनक होता है, तो ये विषाणु होता है डेंगू का, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं, कौन सा मच्छर होता है, नाम होता है उसका एडिस मच्छर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सी है। देखिए ये सारी गैसें जो है ना ये ग्रीन हाउस के लिए है, लेकिन अभी हालिया समय में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, ठीक है। अगला देखिए, वर्मी कंपोस्ट किस जीव द्वारा निर्मित की जाती है, तो ये केंचुए द्वारा की जाती है निर्मित, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं, निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो निलंबन के बारे में ऊपर हमने देखा, निलंबन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। ये नेत्र द्वारा देखा जा सकता है और फिल्टर पेपर से ये नहीं गुजरता है, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, निलंबन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा निलंबन के बारे में।
अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया, मतलब ये नियम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आप कहोगे उस व्यक्ति का नाम था जोसेफ, क्या नाम था, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है ना, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जिन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं, परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग क्या कहलाता है, तो परमाणु केंद्र में जो धनावेशित भाग होता है उसे बोला गया है नाभिक, क्या बोला गया है, नाभिक, ठीक है ना, उसे बोला गया नाभिक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है ये तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मघाती थैलियाँ किन्हें कहा जाता है, तो आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है लाइसोसोम को, किसको, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरल रेखीय गति से आप क्या समझते हैं, सरल रेखीय गति क्या होती है, इससे आप समझते क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में हो, ठीक है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे अगर हमने कोई कैरम की गोटी या हमने इसको ऐसे टक्कर मारी तो एकदम सीधी रेखा में जाएगी जब तक कि वो किसी से टकराए नहीं, ठीक है ना, इसे सरल रेखीय गति कहा जाता है, ठीक है ना। संतुलित बल से आप क्या समझते हैं, संतुलित बल से क्या समझते हैं ये बताना है, तो संतुलित बल का मतलब होता है एक ऐसा बल जिस पे सभी बलों का परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। कहने का मतलब ये कोई वस्तु है, इस पे जितने भी बल लग रहे हैं, चाहे इधर से इधर से इधर से जिधर से भी लग रहे हैं, अगर सभी का परिणाम क्या, अगर शून्य होता है, मतलब ये सब बल लगने के बाद भी वस्तु यहाँ से नहीं हिल रही है, इसे हम कहेंगे संतुलित बल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका संतुलित बल का। अगला पूछा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल काम आता है। अगला देखते हैं, प्रकाश की किरण का प्रसारित होना, प्रकाश की किरण जब प्रसारित होती है उसे हम कहते हैं प्रकीर्णन, क्या कहते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना, तो ये की है अपने रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पशुधन के प्रबंधन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं पशुधन प्रबंधन ही कहते हैं, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, प्रबंधन कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर हमसे पूछा गया, यहाँ थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनका आंसर अच्छे से लिखिएगा और अपने जो चैप्टर्स के वीडियो डालें उन सब में ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। कोलाइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, देखिए एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके अंदर जिसके कण बहुत ही बारीक होते हैं, कितने होते हैं, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है ना, इनके बीच में होता है, और ये जिस विलयन में डाले जाते हैं समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, क्या हो जाते हैं, ये समान रूप से वितरित हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका दूसरा गुण है, अच्छा इनका उदाहरण पूछे तो उदाहरण लिखेंगे आप, अगर यूरिया, किसका, यूरिया व अल्कोहल का घोल, ठीक है ना, अल्कोहल का घोल, ठीक है, यूरिया अल्कोहल का घोल कह सकते हैं, या जिलेटिन होता है, ये भी इसका उदाहरण है, जिलेटिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, आप सुनने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे लिखा थोड़ा इतना अच्छे से नहीं जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जिलेटिन हो सकता है, या शाही होती है, ये भी आपके किसके, कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम सृजन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ना तो हम सृजन कर सकते हैं, ना ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना तो सृजन होता है द्रव्यमान बनता है, ना ही नष्ट होता है, इसलिए इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। कहने का मतलब इससे एक अच्छे उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी को बोले ना कि वो धरती पे बोझ है, तो ये बोझ कोई नहीं होता, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो सृजित होता है, क्या नहीं होता है, ना तो वो सृजन होता है जिसका, और नहीं नष्ट होता है, इसका मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान तो सेम रहना है,
हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ ऊर्जा रूपांतरित होती है, मतलब ऊर्जा का रूप बदलता है। इसलिए अगर धरती पे जितने भी जीव हैं ये ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी ऊर्जा किसी और में चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब किसी के होने न होने से भार वार नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता उसको, न ही उत्पन्न कर सकते हम, ठीक है ना। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम लिखिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी रासायनिक यौगिक के अवयव, उसके जो भार होते हैं वो सदैव एक निश्चित अनुपात में रहे। कहने का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अवयव होता है उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहे। क्या रहे? निश्चित अनुपात रहे, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? स्थिर अनुपात। मतलब उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। और ये नियम देने वाले जोसेफ प्राउस्ट थे, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया हमसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसके सूत्र बनाने के तरीके हमने कर रखे हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए, पहला क्या है? मैग्नीशियम, इसको हम कहते हैं Mg, ठीक है। क्लोराइड को कहते हैं क्लोरीन। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन, ये 17 नंबर पे आता है और ये आता है 12 नंबर पे, ठीक है ना। आपको 20 तक नाम आने चाहिए। अगर ये 12 नंबर पे आता है ना तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 2, ठीक है। इस प्रकार से होगा। 17 पे आया, इसका होगा 2, 8 और 7, 7 होगा लास्ट में, ठीक है। अब बताइए कि इसको भी 8 करने, लास्ट कक्षा में इसको भी 8 करने हैं, तो इसके पास तो है 2, तो इसके नीचे लिख दो 2। और क्यों? क्योंकि 8 लाना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि इसको अभी 6 चाहिए, तो ये 2 दे देगा, ठीक है ना। और इसको 8 करने के लिए 1 ही चाहिए, तो ये 1 ले आएगा, तो 1 इसका नीचे लिख देंगे। अब इनका हम वज्र गुणन कर देंगे, ठीक है ना। कैसे? कि Mg है, मैग्नीशियम है, इधर क्लोरीन है, इसकी अंतिम जो शेल है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना? 1, ये ग्रहण कर लेगा और ये 2 त्याग देगा। अब इनका गुणा हम इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, पहले Mg लिखा हुआ था ना, Mg लिखो, पहले धातु का नाम आता है फिर गैसों का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीशियम, फिर क्लोरीन गैस है ना, इसलिए क्लोराइड इधर लिखेंगे। मैग्नीशियम Mg के नीचे तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, और Cl2, ये फॉर्मूला बन गया MgCl2, ठीक है ना। अगला देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन का लिख दीजिए C और टेट्राक्लोराइड का लिख दीजिए Cl, ठीक है। कार्बन नंबर आता है 6 पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 और 4। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो इसके नीचे लिख देंगे 4। क्लोरीन का वही 17 पे आता है, पहले सेल में इसके 2 बैठेंगे, अगले में 8 बैठेंगे, अगले में 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएगा, तो इसके नीचे लिख देंगे 1। अब इनको इस प्रकार से हम लिख देंगे, तो देखिए CCl4, ठीक है ना। इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है। क्या पूछा गया कि आपको दोनों वस्तुओं A और B का तुल्य बल बताना है। तो ये देखिए, तुल्य बल इसका बताना है। 5-5 न्यूटन लग रहा है, दोनों में बराबर बल लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका तुल्य बल तो 0 हो जाएगा। और इसमें क्या लग रहा है? 2 न्यूटन और 3 न्यूटन लग रहा है, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके उत्तर आएगा 3 न्यूटन, ठीक है। तो इसका तुल्य बल होगा 3 न्यूटन और इसका होगा 0, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। कि आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक है। तो द्रव्यमान में सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है ना, और भार दोनों में अंतर। द्रव्यमान किसी पदार्थ के परिणाम वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। परिणाम मतलब ये हो गया कि वस्तु कोई चीज़ है ना, कितने चीज़ से, मैटर से बनी, वो द्रव्यमान हो गया। और भार क्या होता है? भार होता है जिस वेग से पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है, ये कह सकते हैं, या जिस बल से पृथ्वी अपने ओर किसी चीज़ को खींचती है, उसे हम भार कहते हैं। तो द्रव्यमान मतलब चीज़ किससे बनी हुई, कितना पदार्थ यूज हुआ, उससे द्रव्यमान। और भार क्या हो गया? जिससे पृथ्वी अपने ओर खींचती है, ठीक है। अब इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो है अपने द्रव्यमान एक अदिश राशि है। दूसरा अंतर बात कर रहे हैं हम, क्या है? अदिश हो जाएगी। और भार जो है ये सदिश है, ठीक है ना, सदिश राशि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला आप कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है किलोग्राम, kg, और जो भार होता है उसका मात्रक होता है अपना न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन, ये ध्यान रखिएगा। एक अंतर और देख लीजिए कि ये जड़त्व का मान होता है,
क्या द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व का मान होता है, और ये गुरुत्वीय बल का मान होता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता, इसे उदाहरण की सहायता से समझाइए। ठीक है, देखिए अपने जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, उसका मान द्रव्यमान, अपने जो वस्तु का द्रव्यमान उस पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि चाहे वस्तु कोई भी हो, उस पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कितना लगना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये लगने वाला है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण वस्तु कितने भी भार की हो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, यही लगना, ये निश्चित होता है। ठीक है ना, इसलिए कभी भी वस्तु कोई भी हो, उसके भार का या उसके द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं होता गुरुत्वीय त्वरण से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु की गति के संदर्भ में बल का महत्व लिखिए। तो बल का महत्व सिंपल सा है कि बल लगाने से वस्तु की गति बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसका वेग बदल जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है। दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, इनके उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण। तो ऐसे रोग जो लंबे समय से चल रहे हुए, लंबी अवधि से या जीवन भर रहते हैं, उन्हें हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो जाते हैं अपने फील पाम हो गया, कैंसर हो गया, ये ऐसे रोग है जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है ना, हम स्वयं को रोगग्रस्त होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे बचा सकते हैं? ठीक है ना, तो हम कैसे अपने आसपास स्वच्छता, साफ सफाई रख के बचा सकते हैं। ठीक है ना, और भी आप काफ़ी तरीके लिख सकते हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है ना, अगला पूछा है, प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीव होते हैं। ठीक है ना, उन जीवों में सबसे बड़ा जो नाम होता है अपने, उसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है ना, अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वातावरण में पाए जाते हैं, ये नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उनको जैविक यौगिकों में बदल देते हैं, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट, इनमें बदल देते हैं। ठीक है ना, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला पूछा है, कोई वस्तु 4 सेकंड में 48 मीटर दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल बताइए। ठीक है ना, तो चाल तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं आप। चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है ना, ये सूत्र याद रखिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब देखिए दूरी कितने हैं, 48 मीटर है। अब फॉर्मूला मिटा रहा हूँ मैं ना, 48 मीटर है और समय कितना, 4 सेकेंड है। अब इसका भाग देंगे तो कितनी, 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आगे चाल। इसके अथवा में पूछा गया, 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु जो है वो 30 सेकंड में दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, वही सूत्र लगाना है आपको। ठीक है ना, और इसमें क्या दूरी निकालना ना, तो दूरी का सूत्र क्या बोल दोगे, दूरी हो जाएगा आपके चाल गुणा समय। ठीक है ना, चाल और समय का गुणा कर दो, ये चाल है ये समय है, तो आपके 1200 मीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान था ये तो क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन एक, नेक्स्ट है कि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई तक लेकर जाते हैं तो संचित स्थितिज ऊर्जा, तो ये होती है mgh। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके अथवा में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 न्यूटन अगर बल लग रहा है वस्तु की दिशा में 2 मीटर विस्थापित हो जाती हैं, तो अपने को बताने किया गया कार्य। तो कार्य तो होता है W बराबर F गुणा S। ठीक है ना, F यानी बल और S यानी होता है अपने डिस्टेंस। ठीक है ना, तो गुणा कर लीजिए, 5 × 2 बराबर 10 जूल। ठीक है ना, 10 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जूल लिखना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि 10 जूल होता है कार्य का मात्रक, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन क्षय क्या है, इसके कारण बताइए, और मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण बताइए। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जो चैप्टर के सॉल्यूशन मिल रहे हैं उन सभी में आपको एकदम बढ़िया से मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बाकी के तो हमने सॉल्यूशन देख लिए, लेकिन इन सभी के जो रदरफोर्ड, ये तो अपलोडेड है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको पिछला जो मॉडल पेपर किया था उसमें ये वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे।
ठीक है ना। और ये हो गया, ये आपको जो अपने केंद्र की संरचना कार्य बताइए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बताइए, अंतर बताइए, तो ये तो सारा अपलोडेड है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन ढंग से, ताकि आपके कोई मिस्टेक नहीं हो, आप अच्छे से मार्क्स लेकर आ सकूँ। ठीक है ना। कार्बन चक्र हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ह्यूमस जल प्रदूषण, वैश्विक उष्ण, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के बारे में अच्छे से तैयारी करिए, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और जैसे ही आपके पेपर हो जाता है, चाहे आप किसी भी ज़िले के निवासी हो, जिस भी ज़िले के निवासी हो, अपने ज़िले का नाम और जो आपके पेपर हुआ उसका फ़ोटो आप 8003412488 इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।